स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि क्लास 12 में फिजिक्स में जो है इसके पहले के वीडियो में जो प्रकाशिकी के विषय में आपको बताया गया था, जिसमें प्रकाशिकी के विषय में जो कुछ परिभाषाएं आपको बताई गई थी और कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको कराए गए थे। आज ये जो है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो है हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। ठीक, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या है, उसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे और परिक्षेपण क्या है। तो इन समस्त टॉपिकों को आज हम प्रिज्म के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो बात आती है प्रिज्म की आती है कि प्रिज्म कहते किसे हैं। तो हम सीधे कह सकते हैं कि प्रिज्म जो होता है वह एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे ले सकते हैं कोई कांच हो, ठीक, जो कि क्या हो, समान हो, पारदर्शी माध्यम हो, जिससे प्रकाश की किरणें जो है आर पार जो है जा सके। ठीक, जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। क्या होता है? दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक, और वही जो समतल पृष्ठ होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे चित्र में अगर ध्यान से देखें तो ABC जो हमारा वो एक प्रिज्म का खंडित भाग है या एक प्रिज्म कह सकते हैं। समझा? तो अगर प्रिज्म की परिभाषा हमें बतानी होगी तो हम सीधे बताएंगे कि प्रिज्म है क्या। तो सीधे कहेंगे प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। और कैसे घिरा होता है? किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से चाहे कहीं झुका होता है चाहे कहीं उसको घिरा होता है। जैसे हम देखते हैं AB और AC, ये दो समतल पृष्ठ हैं जो कि किसी कोण पर क्या है? घिरे हैं या झुके हुए हैं। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक, अब बात आती है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये तो हमारा प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के विषय में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता कैसे है। ठीक, तो इसके लिए हम पहले चित्र को ध्यान से समझ लेंगे। तो जो चित्र बनाया गया है उसमें ABC ये हमारा क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक, इस प्रिज्म के दो पृष्ठ हैं। AB पहला पृष्ठ है और AC हमारा क्या है? दूसरा पृष्ठ है। और दोनों पृष्ठ हमारे कैसे हैं? अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसे पृष्ठ जिनसे प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, और AB और AC के बीच ये जो बना कोण है इसी को चाहे हम प्रिज्म कोण कहें चाहे अपवर्तक कोण। तो ये जो है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण। अब एक नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रिज्म कोण है क्या। तो हम सीधे कह देंगे किसी भी प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, तो अपवर्तक पृष्ठ हमारा AB है और AC है, जिसके बीच जो कोण बन रहा है वही प्रिज्म कोण है। ठीक, जिसको हम किसे दर्शाएंगे? कोण AC। अब उसके बाद बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो प्रकाश की किरण हमारी PQ है। क्या है? P और Q ये अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है और बिंदु Q पर हमने एक अभिलंब खींचा है। क्या खींचा है? अभिलंब खींचा है। और उस अभिलंब को किससे दर्शा रहे हैं? NQE से। किससे दर्शाया जा रहा है? NQE। ठीक, अब प्रकाश की किरण चूंकि जो है विरल माध्यम से प्रिज्म के अंदर जा रही, सघन माध्यम में जा रही है, तो निश्चित ही अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हम देखें जो Q और R, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? बिंदु R रहेगा। QR जो प्रकाश की अपवर्तित किरण है ये हम देख रहे हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, और अगर ना झुका है इसको तो ये सीधे ऐसे इसी मार्ग में जाएंगे। लेकिन चूंकि अपवर्तन हो रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा है, इसलिए अपवर्तित किरण जो होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब हम देखते हैं कि अभिलंब NQE और PQ आपतित किरण, इसके बीच जो बना कोण I है इसको हम आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद अभिलंब NQE और अपवर्तित किरण QR, इसके बीच जो बना कोण होता है उसे अपवर्तन कोण क्या कहते हैं? R कहते हैं। अब QR जो है ये अपवर्तित किरण है जो कि दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हमारा जो AC है
उसके लिए आपतित किरण का कार्य करेगी। ठीक, तो ये क्यू आर जो है ये आपतित किरण हो जाएगी, और जब अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर आपतित होती है, जहां पर यम आर ई ये अभिलंब है, यम आर ई क्या है, ये अभिलंब है, और इसका जो प्रकाश की आपतित किरण है जब अपवर्तन किसमें होगा, सघन से विरल माध्यम में होगा, तो ये अभिलंब से दूर हट जा रही है। हमने बताया था अपवर्तन में कि जब भी प्रकाश किरण का अपवर्तन सघन से विरल में होगा, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी, और अगर विरल से सघन में होगा तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है AC पृष्ठ के लिए या दूसरे पृष्ठ के लिए, उसमें प्रकाश की ये QR जो है ये आपतित किरण हो जाएगी, और ये जो RS है ये दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, निर्गत किरण। क्यों, क्योंकि इसके बाद पुनः जो है किसी पृष्ठ पे अपवर्तन नहीं होगा। ठीक, और चूंकि ये सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है, इसलिए हम देख रहे हैं जो RS किरण है ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट जा रही है। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं कि आपतित किरण QR अभिलंब यम आर ई के बीच जो बना कोण है इसको हम आपतन कोण कहेंगे, किसके लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, जो कि हमारा कितना R' है। उसके बाद अपवर्तित किरण या निर्गत किरण जो RS है ये, और अभिलंब यम आर ई इनके बीच जो बना कोण होगा इसको हम चाहे निर्गत कोण कह सकते हैं क्योंकि अंतिम कोण है ये, और चाहे इसको हम अपवर्तन कोण कह सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद जब हम आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, आगे, और जो निर्गत किरण जो सबसे लास्ट वाली अपवर्तित किरण है RS, और इसको क्या करें, पीछे बढ़ाएं, तो दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही हैं उसी बिंदु पे जो बना कोण होता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम विचलन कोण कहते हैं, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से दर्शाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों अभिलंब कौन से, YQ और यम आर, ये दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं या जहां एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम बिंदु क्या कहते हैं, E कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो DQR ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, और नीचे QER ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो ये दिखाया गया है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन दिखाया गया है। और अगर एक नंबर में पूछा जाता है कि विचलन कोण क्या है, तो जैसे हमने बताया वैसे हम बता सकते हैं कि जब प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो पहली आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु पे जो बना कोण होता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से दर्शाते हैं। ठीक, जिसमें आपतन कोण हमारा I है, अपवर्तन कोण हमारा R है, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण हमारा R' है और अपवर्तन कोण हमारा क्या है, I' है। अब इसी चित्र की सहायता से हम अपवर्तनांक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र का निगमन किया जाएगा और किसकी सहायता से किया जाएगा, तो इसी चित्र की सहायता से किया जाएगा। ठीक, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लेके चलेंगे त्रिभुज DQR में, तो DQR में अगर हम देखें तो जो डेल्टा हमारा वो बहिष्ठ कोण है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए चित्र से त्रिभुज DQR में डेल्टा बहिष्ठ कोण है, इसलिए डेल्टा इक्वल टू कोण DQR धन कोण DRQ, और डेल्टा इक्वल टू, तो DQR तो होगा हमारा DQR, ये हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं इसमें, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं ना कि त्रिभुज अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारा दिया गया है DQ और R, ये DQR की अगर बात की जाए तो बहिष्ठ कोण कहते किसे हैं, तो उसमें यदि किसी भी त्रिभुज को ले लिया जाए, ऐसे किसी त्रिभुज को ले हम और किसी भुजा को बढ़ा दें, तो किसी त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पे जो बना कोण होता है उसी को हम बहिष्ठ कोण कहते हैं। तो हम अगर ध्यान से देखें तो DQR ये हमारा त्रिभुज है
जिसमें QD भुजा को आगे बढ़ाया गया है और इसी बढ़ी हुई भुजा पे जो बना कोण डेल्टा है वही हमारा क्या है, बहिष कोण है, जो उस त्रिभुज के शेष दोनों अंतर कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो डेल्टा हमारा कोण Q और कोण R के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसको हमने क्या लिखा है, डेल्टा इक्वल टू कोण DQR, उसके बाद धन कोण DRQ, मतलब DRQ, मतलब ये जो कोण दिया गया हमारा ये, इन दोनों के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, Q का R का मान निकालना है, ठीक। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख बने जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ध्यान से देखें तो ये NQE ये और ये PQD ये दोनों रेखाएं बिंदु Q का प्रतिच्छेद करती, तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो अगर ये I है तो ये पूरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ये I है तो ये पूरा कोण I हो जाएगा। इसको अगर चाहे तो हम ऐसे समझाने के लिए लिख सकते हैं I। अब I में से यदि हम R को माइनस कर दें, I में से यदि R को क्या करें, माइनस कर दें, तो ये जो इतना मान हमारा ये हमारा प्राप्त हो जाएगा I माइनस R। तो इसका मतलब Q का जो मान हमें प्राप्त होगा I माइनस R प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही DRQ की अगर हम बात करें, DRQ, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं MRE ये जो रेखा है और DRS ये जो रेखा है, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये मान आपस में क्या होंगे, कोण इनके आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारा क्या है, ये R डैश है, तो ये जो पूरा कोण होगा ये हो जाएगा I डैश, और I डैश में से यदि हम R डैश को घटा दें तो ये छोटा वाला कोण आ जाएगा I डैश माइनस R डैश, ठीक। इसका मतलब कोण R का जो मान आया हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा I डैश माइनस R डैश हो जाएगा, ठीक। अब इनको यदि हम एक साथ लिखना चाहें तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस I डैश ये हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन कर ले तो R प्लस R डैश, ठीक। ये हमको प्राप्त हो गया किससे, चित्र से प्राप्त हो गया, किसका मान, डेल्टा का मान प्राप्त हो गया, ठीक। अब इसके लिए हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं त्रिभुज कौन सा, चतुर्भुज हम कौन सा लेके चल रहे हैं, DQER। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इतना तो समझ में आ गया। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे चतुर्भुज DQER में कोण DQE तथा कोण DRE समकोण है, तो हमने देखा कि जो हमारा दिया गया है त्रिभुज चतुर्भुज DQER की अगर हम बात करें तो ये जो कोण Q है और कोण ये R जो है ये क्या है, समकोण है, ठीक। तो समकोण होने की स्थिति में हम इसका मान ले सकते हैं कि अगर ये दोनों समकोण होंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में, अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि A धन E बराबर 180, क्यों, क्योंकि कोण A तथा कोण E का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कोण A और धन कोण E, कहते हैं चतुर्भुज यहाँ पे DQER मान दिया गया, तो हम DQER में लेके AQER लेंगे, तो ये चतुर्भुज हमारा क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज AQER में। अब इसमें अगर हम देख रहे हैं कि AQER चतुर्भुज अगर लिया जाए तो हम देख रहे हैं इसमें कोण जो है QAR और QER, ये हम लिख सकते हैं इसको चतुर्भुज इतने में ये हो जाएगा हमारा क्या, कोण QAR तथा कोण यहाँ पर हो जाएगा हमारा QER, ये क्या है, समकोण है। तो अगर ये समकोण होंगे तो निश्चित इनका जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A धन E बराबर 180 अंश, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। उसके बाद हम त्रिभुज लेके चलेंगे आगे। अब उसके बाद हम त्रिभुज लेके चलेंगे कौन सा, तो QER में। तो यहाँ पर लेके चलेंगे त्रिभुज
ई आर में, इसमें हो जाएगा हमारा। और ध्यान दें कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हमारा आर है, ये आर डैश है, और ये हमारा क्या है, ई है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्यू ई आर में तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो ये ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे, या 3 में से 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 को जब घटाएंगे तो बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटाएंगे, दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटाएंगे। तो r प्लस आर डैश प्लस ई माइनस ए माइनस ई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 180। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ई से ई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r प्लस आर डैश और माइनस ए बराबर 0, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा r प्लस आर डैश इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ए का जो मान आया हमारा वो कितना आ गया, r प्लस आर डैश आ गया, ठीक। अब इसके आगे अगर हम देखें, यहाँ पे देखते हैं, तो r प्लस आर डैश का मान कितना आ गया हमारा, r प्लस आर डैश इक्वल टू ए। ये हमारा मान आ गया, ठीक। अब उसके बाद जो इसको हम मान लेंगे समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक। अब r प्लस आर डैश का जो मान दिया गया है उसको हम ले जाके अगले समीकरण में रख देंगे। r प्लस आर डैश का मान हमारा कितना आया, a आया, ठीक। अब इसी का मान समीकरण 1 रखेंगे। जो कि समीकरण देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो जब हम रखेंगे यहाँ पे ये समीकरण 1 में r प्लस आर डैश का मान रखने पर, तो रखेंगे इसको तो हो जाएगा डेल्टा बराबर i प्लस आई डैश माइनस ए, ठीक। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5, ये इतना। फिर उसके बाद लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की जब स्थिति लगाते हैं तो उसमें जो आई डैश होता है वो आई के बराबर हो जाता है, आर डैश किसके बराबर हो जाता है, आर के, और डेल्टा किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा यम के। ये कंडीशन हम इसमें लागू करेंगे कि आई डैश बराबर हो जाएगा आई, आर डैश बराबर हो जाएगा आर, और डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा यम। तो जब इसको हम लागू करेंगे, और किस पे हम लागू करेंगे, तो यही जो समीकरण हमारे कौन से आए हैं, 4 और 5। समीकरण 4 और 5 में हम इसको लागू कर सकते हैं। तो 4, 5 में अगर हम इसको लागू करें तो हम देख रहे हैं इसमें की हो जाएगा r प्लस आर डैश का मान क्या हो जाएगा, r बराबर a, ठीक। और जिससे हो गया ये समीकरण 4 से, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 4 में, तो r प्लस आर बराबर a हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 2r बराबर a हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये r का मान आ गया। अब समीकरण 5 में अगर इसको अप्लाई करें, तो समीकरण 5 में, तो जब इसमें हम रखेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा यम, क्योंकि जब डेल्टा बराबर डेल्टा यम होगा तो आई डैश आई होगा, आर डैश आर होगा। तो डेल्टा यम बराबर हो जाएगा हमारा आई प्लस आई और माइनस ए, तो दैट इक्वल जाएगा डेल्टा यम प्लस ए इक्वल टू 2i। तो यहाँ से निकालेंगे i बराबर हो जाएगा डेल्टा यम और प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा हमारे। ये किसका मान आ गया, i का मान। अब हम लिख सकते हैं क्या, स्नेल के नियम से। क्या लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम अगर हम यहाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम बताया गया था कि n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ पे जो मान रखेंगे हम, तो साइन और आई का मान कितना हमारा, डेल्टा यम प्लस ए अपॉन 2 बटे साइन, और आर का मान कितना है, ए अपॉन 2। तो हमारा मान आया कितना, n बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए अपॉन 2, ये और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 2।
ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा अपवर्तनांक m बराबर sin डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 इनटू sin a बाई 2। तो ये जो होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निरूपण होता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म क्या है, जिसको बताया जा चुका है। उसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, चित्र के माध्यम से इसको भी समझाया गया। और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की सहायता से हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निरूपण करेंगे, वो भी आपको बताया गया कैसे निरूपण किया जाता है। और प्राप्त क्या होता है, m बराबर sin डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। तो इसे आप एक बार फिर से जो है रिपीट कर लीजिएगा। इस डेरिवेशन में या इस डिफिनीशन में अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट की सहायता से उसको पूछ सकते हैं, जिसका निस्तारण अगले वीडियो में किया जाएगा।